नमस्कार दोस्तों। निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड की। ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और आज ये आधिकारिक रूप से शपथ ग्रहण करेंगे। यहाँ पर बता दें कि नेपाल में रोटेशन के आधार पर सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रचंड और ओली के बीच समझौता हुआ है। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में मुख्य रूप से 3 प्रमुख पार्टियां हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा सीटें जिस पार्टी के पास हैं वो नेपाली कांग्रेस है, 89 सीटें इनके पास है। उसके बाद CPN-UML है, इसके पास 78 सीटें हैं और इसके प्रमुख हैं KP शर्मा ओली। और तीसरे नंबर की पार्टी है CPN-MC, जिसके पास 32 सीटें हैं और इसके प्रमुख हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। इससे पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के बीच समझौता था और उन दोनों ने प्रधानमंत्री पद के लिए एक समझौता किया था, लेकिन बात बनी नहीं। उसके बाद प्रचंड ने KP शर्मा ओली की पार्टी के साथ गठबंधन करके ये सरकार बनाया है और इसमें कुछ समय के लिए प्रचंड रहेंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये बातें थीं नेपाल से संबंधित जो करंट अफेयर्स से आपको याद रखना है। केवल इतना याद रखना है कि पुष्प कमल दहल प्रधानमंत्री बन गए हैं, आज इनकी नियुक्ति हो जाएगी। अब यहाँ से कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं नेपाल से संबंधित। तो यहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ के जो राष्ट्रपति कार्यालय है उसको शीतल निवास के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर यहाँ से कुछ जियोग्राफिकल फैक्ट देखें तो आज हम लोग बात कर लेते हैं नेपाल की 3 नदियों की। तो आपको याद रखना है एकदम उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से लगी हुई एक नदी है जिसे कहा जाता है महाकाली नदी या सीधे सीधे काली नदी। तो काली नदी को आपको याद रखना है। उसके बाद और पूरब में चलेंगे नेपाल के तो यहाँ पर पड़ती है ये कर्णाली नदी। ये 2 प्रमुख नदियाँ हैं। ये दोनों प्रमुख नदियाँ आके भारत में मिल जाती हैं, इनका संगम होता है और उसके बाद से ये घाघरा के नाम से जानी जाती है नदी, जो कि इसी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। और इस नदी को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने घाघरा की जगह सरयू आधिकारिक नाम इसका रखा है, क्योंकि ये अयोध्या में इस नदी को सरयू कहा जाता है। और अयोध्या के बाद जो और ज़िले हैं जैसे अंबेडकर नगर जिला हो गया और आगे बढ़ के और भी जो ज़िले हैं वहाँ पे इसे घाघरा के नाम से जाना जाता था इस नदी को, लेकिन अब इसे सरयू के नाम से जाना जाएगा और ये नदी आगे चल के फिर गंगा में मिल जाती है। तो ये एक नदी हो गई सरयू या घाघरा, जो मूलतः नेपाल से निकलती है। उसकी 2 सहायक नदियां हैं ऊपर, एक को कहते हैं कर्णाली और एक को कहते हैं महाकाली। यही दोनों मिलकर सरयू नदी का निर्माण करती हैं। एक नदी ये हो गई। उसके बाद बात करते हैं, एक नदी है नारायणी और यही नदी आगे चल के इंडिया में गंडक के नाम से जानी जाती है, इसे आप याद रखना है। ये गंडक भी पटना के पास गंगा में आके मिल जाती है। और जो एकदम पूरब में यहाँ की नदी है नेपाल में वो है कोसी। कोसी नदी बहुत सारी जलधाराओं से मिलकर बनी है, इसीलिए इसे कभी कभी सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि 7 नदियाँ आके मिलती हैं, उसके बाद फिर कोसी का निर्माण होता है। तो ये कोसी नदी भी है जो मुख्यतः बिहार में बहती है और अंततः गंगा में आके मिल जाती है। तो नेपाल से आपको ये 3 नदियाँ याद रखनी हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। महाकाली नदी, कर्णाली नदी, दोनों मिलकर सरयू नदी का निर्माण करते हैं और गंगा में आके मिल जाती है ये नदी। उसके बाद नारायणी नदी, जिसे भारत में गंडक नदी कहा जाता है, ये भी गंगा में आके मिल जाती है। और उसके बाद कोसी नदी, ये भी आके मूलतः गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा की 3 सहायक नदियाँ हैं जो नेपाल से ऊपर तिब्बत से निकलती हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए कि नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इसके लिए आप नेपाल की स्पेलिंग याद रख लीजिए, NEPAL नेपाल, और इसके लेटर गिन लीजिए 1 2 3 4 5। 5 लेटर है ना नेपाल में, इसका मतलब हो गया ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले जो वो है उत्तरांचल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर बंगाल हो जाएगा और उसके बाद सिक्किम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश या उत्तरांचल के जो लोग होते हैं अक्सर इन 2 राज्यों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, बंगाल और सिक्किम का। तो इसलिए आपको बंगाल और सिक्किम को याद रखना है कि नेपाल की सीमा बंगाल और सिक्किम के साथ भी मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे बंगाल से रिलेटेड। अब बात करते हैं कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की। इसमें बेस्ट फिल्म की अगर बात करें तो 2 फिल्मों को आपको याद रखना है। एक फिल्म है स्पेन की जिसका नाम है अपॉन एंट्री और एक बांग्लादेश की फिल्म है द गोल्डन विंग्स ऑफ द वाटरकॉक्स। ये 2 फिल्में हैं जिन्हें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और अगर बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो अर्जेंटीना के हैं ये डॉक्टर
वीरना मेलिना, इन्हें याद रखना है। डायरेक्टर हैं ये, मैंने डॉक्टर बोल दिया, माफ़ कीजिएगा। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अगर करें तो अर्जेंटीना के डायरेक्टर हैं वीरेना मेलिना, इन्हें दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी हैं कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से। इसके बाद बात करते हैं बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। यहाँ पे अगर बात करें तो आपको एक नाम याद रखना है, बेथ मीड को। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं इंग्लैंड की। इन्हें किसने दिया है? बीबीसी ने स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात हुई है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। ये रहा मैप में इंग्लैंड, और इंग्लैंड की खास बात यह है कि इंग्लैंड और इंग्लैंड के आसपास जितने भी द्वीप हैं उन सबको ब्रिटिश द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश द्वीप समूह में मुख्यतः दो द्वीप हैं जो मुख्य हैं, जिनको आपको जानना है। इसमें से जो सबसे बड़ा द्वीप है उसे कहा जाता है ब्रिटेन का द्वीप, और एक दूसरा द्वीप ये छोटा सा है, इसे कहा जाता है आयरलैंड का द्वीप। तो आयरलैंड द्वीप और ब्रिटेन द्वीप, ये दो द्वीप हैं। ये दो द्वीप मिलके मुख्यतः जो ब्रिटिश द्वीप समूह हैं, सबसे बड़े द्वीप यही हैं। और भी द्वीप हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़े द्वीप यही हैं। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि ब्रिटेन किसे कहा जाता है और यूनाइटेड किंगडम किसे कहा जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन जो द्वीप है उस पर 3 इकाइयाँ प्रमुख हैं। एक को कहा जाता है जो कि यहाँ पे है, इसे कहा जाता है वेल्स। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इस पोर्शन को कहा जाता है इंग्लैंड, और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को कहा जाता है स्कॉटलैंड। ये तीनों क्षेत्र, ये तीनों कंट्री, ब्रिटेन के आसपास जो प्रदेश होते हैं उसी को ही कंट्री के रूप में जाना जाता है। सीधे और सिंपल में आप ये समझिए। तो ये 3 कंट्री हैं, इन 3 कंट्री से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। यानी आप ये जो मैप में पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये है ग्रेट ब्रिटेन। इसके लिए आप कोड लिख सकते हैं EWS, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कहाँ रहता है? ग्रेट ब्रिटेन में रहता है। ई से हो जाएगा इंग्लैंड, W से हो जाएगा वेल्स, और S से हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो ये तो हो गया ग्रेट ब्रिटेन की संकल्पना। यूनाइटेड किंगडम की अगर संकल्पना कहें तो ग्रेट ब्रिटेन में एक भूभाग और जोड़ दीजिए जो कि आयरलैंड द्वीप समूह पर यहाँ पे अवस्थित है। ये पोर्शन, इस पोर्शन को कहते हैं उत्तरी आयरलैंड। तो जब उत्तरी आयरलैंड को भी आप ब्रिटेन में शामिल कर देंगे तो यूके बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक देश है और इस देश की राजधानी लंदन है। तो इसे याद रखने के लिए कि यूके में कौन कौन से भूभाग शामिल हैं, उसके लिए आप न्यूज याद रखिए, NEWS, न्यूज। एन का मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड, ई का मतलब इंग्लैंड, W से वेल्स, और S से मतलब स्कॉटलैंड। इन सबको मिलाकर यूनाइटेड किंगडम जो कि देश है उसका निर्माण होता है। इसे आप याद रखिए, यूनाइटेड किंगडम की न्यूज। यहाँ से यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, न्यूज का मतलब वो एंटिटी जो यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो ये तो हो गया ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम की मूलभूत संकल्पना। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरा देश भी अवस्थित है। ये इस देश को कहा जाता है आयरलैंड गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसकी राजधानी है डबलिन। तो यहाँ से 2 देश हैं ये, इन दोनों देशों को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे हमारे। तो आपको याद रखना है प्रोफेसर थलिप्पिल को, इन्हें विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से नवाजा गया है। आपको केवल इतना याद रखना है बस। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2022 की बात करें तो 23 की, तो इसका आयोजन जो होगा कर्नाटक में किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और 4 जुलाई 1902 को ही इनका निधन हो गया। बहुत ही अल्प आयु में ये इस संसार से, इनका जो शरीर है वो चला गया। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी 1859 में पैदा हुए थे, तो ये महात्मा गांधी के समकालीन थे, उनसे बहुत ज़्यादा छोटे नहीं थे। 59 यानी 4 साल उनसे छोटे थे। तो इस तरह करके आप ये याद रख सकते हैं, 12 जनवरी और 4 जुलाई 1902। इसके बाद जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा वो कर्नाटक में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक से संबंधित कुछ फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं। कर्नाटक से सीमा लगाने वाले आपको राज्यों को याद रखना है। तो सबसे उत्तर में महाराष्ट्र राज्य याद रखना है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और एक छोटा सा प्रदेश है गोवा। तो इतने राज्यों से कर्नाटक की सीमा मिलती है। आपको ये ध्यान रखना है, 5 राज्य हैं जिससे इसकी सीमा मिलती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा। इन्हें आपको याद रखना है। राजधानी की अगर बात करें तो बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है, और बेंगलुरु ही सबसे बड़ा शहर भी है। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा शहर कर्नाटक में बेंगलुरु ही है।
भाषा यहाँ की कन्नड़ है और इसका गठन 1956 में किया गया था। ये डेट याद रखना है, 1956 में राज्य के रूप में इसका अस्तित्व हुआ। अगर राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल यहाँ के थावरचंद गहलोत हैं, मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं, और यहाँ की संसद में राज्यसभा और लोकसभा की सीटें आपको याद रखना है, स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 12 और 28, 12 राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटें हैं 28, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे द्विसदनीय आपका है विधान पालिका, और ये आपको ध्यान रखना है, विधान परिषद और विधानसभा द्विसदनीय है। यहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है द्विसदनीय है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक मंदिर को भी याद रखिए, पदक्कल में मंदिर बहुत सारे अवस्थित हैं, इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में भी घोषित किया गया है। उनमें से 2 मंदिर आप याद रखिए, मल्लिकार्जुन मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर। ये 2 मंदिर हैं जो कि पदक्कल में बहुत ही फेमस हैं और ये विश्व धरोहर स्थल भी है, ये आपको याद रखना है। कर्नाटक से संबंधित अगर राजवंशों की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रमुख राजवंश, चालुक्य राजवंश और राष्ट्रकूट वंश, यहीं से ही उत्पत्ति हुई इनकी, ये आपको याद रखना है। और ये मंदिर इन्हीं राजवंशों के द्वारा बनवाए गए हैं। अब बात करते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 की। तो यहाँ से भी आपको 3-4 फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहले ये याद रखना है कि अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया है। अंग्रेजी के लिए अगर बात करें तो अनुराधा रॉय को दिया गया है। इनकी पुस्तक है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, अनुराधा रॉय की पुस्तक है। ये दिया गया है 2022 के लिए, और ये 23 में दिया जाएगा, मार्च 2023 में ये साहित्य अकादमी का अवार्ड इन्हें दिया जाएगा, लेकिन ये है 2022 के लिए। तो अंग्रेजी के लिए आप याद रखिए। उसके बाद हिंदी के लिए आपको याद रखना है। हिंदी के लिए अगर बात करें, तुमड़ी के शब्द, ये कविता संग्रह है और है ये बद्री नारायण की। तो बद्री नारायण को दिया गया है उनकी रचना तुमड़ी के शब्द के लिए। संस्कृत की अगर बात करें, संस्कृत के लिए दिया गया है जनार्दन प्रसाद पांडे को, और इनकी रचना है दीप माणिक्यम, ये भी कविता संग्रह है। उर्दू की भी बात कर लेते हैं तो ख्वाब शराब, ये उपन्यास है, अनीस अशफाक को दिया गया है। दिया तो ये जाता है 24 भाषाओं में, 24 भाषाओं के लिए ये दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन आपको केवल यही 4 के नाम याद रखने हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। बुक का नाम याद रखना है और किस किस को दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जा सकता है। एक तरफ आपके बुक के नाम दे देगा, बुक्स के नाम दे देगा, और दूसरी तरफ दे देगा उनके रचनाकार। आपको मिलाना होगा कि किसे दिया गया है, किसे नहीं दिया गया है, और उसके बाद सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किस पुस्तक को दिया गया है, सीधे पूछ लेगा। या पूछ लेगा, पुस्तक का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसके रचनाकार कौन है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। या सीधे पूछ लेगा हिंदी के लिए इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस तरह से कुछ विविध क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी की अगर बात करें, जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 24 भाषाओं में दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषा शामिल हैं, 22 भाषा शामिल हैं, उन सभी में ये दिया जाता है। उसके साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी, ये दोनों भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल हैं, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार इन 2 भाषाओं में भी दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिए गए थे। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे हमारे आज के करंट अफेयर से संबंधित, और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी हमने इसी के साथ डिस्कस किया। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।